मेहनत के बाद डर लग रहा होता है, लेकिन कम से कम मेहनत तो की जाए ना, पहला स्टेप तो करें ना जो अपने कंट्रोल में है। भाई हजरत अली से किसी ने पूछा कि जी इंसान कितना इख्तियार है, कितना अपने इख्तियार में, कितना अपने इख्तियार में, उन्होंने कहा एक पाँव उठाओ, उसने उठा दिया। कहा आप दूसरा पाँव उठाओ, उसे नहीं उठा सकते। तो कुछ हमारे इख्तियार में, कुछ हमारे इख्तियार में नहीं है। तो जो हमारे इख्तियार में है वो एफर्ट, जो हमारे इख्तियार में वो साथ साथ डेली पढ़ना, जो हमारे इख्तियार में वो साथ टीचर की बात सुनना, उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना और टेस्ट वाले दिन टेस्ट देना, ये हमारे इख्तियार में। जो इख्तियार में नहीं है वो ये है कि पेपर से एक दिन पहले अचानक से डेंगू हो जाए। जो इख्तियार में नहीं है वो ये है कि हमारा पेपर चेक करने वाला बंदा उस दिन बेगम से लड़के आया हुआ हो और वो गुस्सा हमारे पेपर पे निकाल दे। अब इसका तो आप कुछ नहीं कर सकते, ऑब्वियसली वो प्रोफेशनल है, वो ऐसा नहीं करते, लेकिन बहरहाल बुरी तो किसी के साथ भी हो सकती है। तो जो चीज इख्तियार में नहीं है उसको दुआओं से कंट्रोल करें, और जो इख्तियार में है उसको मेहनत से कंट्रोल करें। तो मेहनत करने के बाद अल्लाह दोस्ती करता है, तो मेहनत तो करें। 100 सक्सेसफुल लोग दुनिया के उठाएं और उनसे पूछें आप क्यों कामयाब हुए, वो आपको 3 3 4 4 5 5 10 10 टोटके बताएंगे। लेकिन इंतहाई खूबसूरत बात है कि मेहनत हर बंदा बताएगा, हर बंदा बताएगा। मतलब एक कुलिया जो हमेशा उन 100 के 100 लोगों में कॉमन होगा ना, वो मेहनत होगा। अगेन मतलब ये चंद फैक्टर्स होंगे ना, हो सकता है किसी को इस तरह से कोई मतलब जो है वो अचानक से बहुत दौलत मिल गई हो, किसी का अचानक से वो खजाना निकल आया हो, किसी के जैसे ये भाई ने कहा कि वो तलाक हो गई हो सकता है तलाक होने के बाद उसने पेनल्टीज डैमेजेस में कई मिलियन डॉलर ले लिए हो। तो अगेन ऑनलाइन में आवाज और स्क्रीन दोनों चीजें क्लियर है, मुझे आज इस चीज की बहुत ज्यादा खुशी है। अल्लाह मेरी खुशी को देर तक कायम दायम रखे इंशाल्लाह। तो अगेन मेहनत इज द की, और इंशाल्लाह ताला आप लोग जो है वो मेहनत का दामन नहीं छोड़ेंगे। मतलब मेहनत करने के बाद आप अफसोस करेंगे तो मुझे आपका अफसोस समझ भी आएगा। बगैर मेहनत के ना अफसोस भी बड़ा फीका फीका सा हो जाता है। बंदा दुनिया के सामने डायलॉग मार लेता है, तन्हाई में सोच रहा होता है वैसे मेहनत मैं नहीं की थी सी। ठीक है, तो दुनिया के सामने आप इमोशनल हो जाए, दुखी होकर रिस्पॉन्स देते हैं, लेकिन अंदर खाते दिल तो सच जानता है ना। तो जैसे हमारे दिल को सब पता है ना, वैसे अल्लाह को भी पता होता है। तो ना अपने साथ मकारी करनी है, ना अल्लाह के साथ मकारी करनी है। दुआओं का खुलूस ही खत्म होता जाता है जब आप बीच में मुनाफिकत ले आते हैं। क्या किया अल्लाह मेरे साथ, मैंने तो इतनी मेहनत की थी, तो आगे से अल्लाह कहेगा भाईजान मैंने पता है जेडी तू मेहनत की थी। ठीक है, तो कम से कम अपने मालिक को और अपने आप को तो धोखा ना दें। स्टेप 1, स्टेप 2 है वालिदैन को धोखा मत दें। अगर आप में से किसी ने अभी भी घर वालों से झूठ बोला हुआ है, यकीन माने आप 6 महीने गिल्टी में रहेंगे। मत रहें गिल्टी में, उसका प्रेशर ही बहुत होता है, आपके अगले पेपर भी मुतासर होंगे। एक दफा सच बोले और जल्दी से भाग के बस करा के और लाहौर आ जाए, और उनको हफ्ते में एक आध दफा कॉल कर लिया करें। अच्छे लोग होते हैं वो भी, जाहिर है, मतलब ज्यादा देर तक तो नहीं आप उनको गुस्से में छोड़ सकते, लेकिन आपके पास तो ऑप्शन मौजूद है। जो हॉस्टल वाले हैं सामने, वो तो चपेड़े पड़ सकती हैं। यहाँ से फोन पे उन्हें बता दें कि जी वो एक बड़ी जरूरी बात है मैं आपसे करना चाहता, अगर आप किसी जगह पे बैठ के थोड़ा पानी शानी पी लें, और उसके बाद एक लंबी ही सी तमहीद बांध के बफर स्टेटमेंट क्रिएट करके उनको रिजल्ट बता दें। ठीक है, तो झूठ मत बोलें वालिदैन से, यकीन माने से बरकत भी उठ जाती है और आपका अपना कॉन्फिडेंस भी शटर हो जाता है। और फिर हर वक्त डरते रहते हैं कि मेरे दोस्त को तो सच पता है, वो ना मुझे घर वालों को बता दे, कजन को तो पता है, फलाना ने नेट पे देख लिया था। तो आप हर वक्त 6 महीने अपने झूठ को छुपाते फिर रहे होंगे, जिसकी वजह से आपकी बरकत एंड आपकी अगली अटेम्प्ट की एफर्ट दोनों खराब हो जाती है। एक दफा सच बोल के मेरे कहने पे देख लें, मुझे पता है कि थोड़ा सा बुरा कॉन्सिक्वेंस होगा फौरन, लेकिन घर वाले इतने बुरे लोग नहीं होते। अल्टीमेटली वो आपको तकलीफ में नहीं देख सकते, वो भी आपको सपोर्ट करने आ जाएंगे। एक दफा उनका गुस्सा करना बजाय, क्योंकि आपने उनके पैसे भी उजाड़े हैं, उनकी इनको ख्वाब उजाड़े हैं, ये कह के कि ये मेरे ख्वाब है। आपका ख्वाब होता ना तो ये क्लास आज भरी भी नजर आ रही होती। अगर आपका ख्वाब होता तो आप लोग डेली पढ़ते नजर आ रहे होते। प्रॉब्लम ये है कि आप सिर्फ घर वालों को दिखाने के लिए सीए कर रहे हैं। जिस दिन अपने लिए सीए करना शुरू कर देंगे ना, और जिस दिन उस खर्च किए हुए पैसे को अपना पैसा मानना शुरू कर देंगे, सीए रुक ही नहीं सकता। किसी दिन उस पैसे को, जो बच्चा खुद से पैसे भर के पढ़ता है ना, वो फिर असल में जानता है कि हर क्लास की कितनी वर्थ है। तो आपको तो मुफ्त में मिल गया ना, घर वालों ने खर्चा किया, कोई बात नहीं, बाद में उन्हें दुख होगा, और उन्हें कौन सा दुख होगा, उनको आप झूठ बता देंगे। हाँ, आई कैप तो है ही बुरा, आई कैप तो वैसे बुरा है ना। चले जी, आप लोगों ने कल एक डायग्राम देखी, बहुत ही वाहियात सी डायग्राम, और बाद में आपको ये जान के खुशी हुई कि इसके साथ लिखा हुआ था ट्यूटर नोट।
ट्यूटर नोट का मतलब ये है कि ये नहीं तैयार करना, ये टीचर ने वैरायटी कराई थी। अगर वो वैरायटी आपको अच्छी लगी तो ठीक है, नहीं अच्छी लगी तो अल्लाह आपको इतनी मैच्योरिटी देके थोड़ा सा आप और बड़े हो जाए, उसके बाद इस डायग्राम को आके देखें तो फिर आपको समझ आए कि है क्या। कहानी रिसोर्सेज से स्टार्ट होती है। एक थ्रेशोल्ड रिसोर्स है जो हमेशा आपको चाहिए, और क्या ही खूबसूरत बात हो कि आपके पास यूनिक रिसोर्सेज भी है। फिर एक कैपेबिलिटी है कि आप अपने रिसोर्सेज को किस तरह से इस्तेमाल करके उससे कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल कर सकते हैं। कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल करने के लिए आपको अपने रिसोर्सेज को कंपिटेंस में बदलना होगा, यानी कि आप उन रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपके इदारे की कुछ कंपिटेंसीज डेवलप हो जाएंगी कि ये इदारा ये काम बड़ा जबरदस्त तरीके से करता है। तो जब कंपिटेंसीज डेवलप हो गई तो ऑटोमेटिकली आपको प्रॉफिट्स आना शुरू हो जाएंगे, और अल्टीमेटली आपके पास फिर से पैसा आ जाएगा जो आप दोबारा से रिसोर्सेज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। याद है वो गोल साइकिल कि शेयर होल्डर्स को पैसा आता है, पैसा वो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी वैल्यू क्रिएट करती है। तो टेक्निकली रिसोर्स को कंपिटेंस में कन्वर्ट करना भी तो वैल्यू क्रिएशन है जी। जी बिल्कुल, एक रेस्टोरेंट है, उसके रिसोर्स ये होंगे कि उसके पास शेफ कितने हैं, यूनिक रिसोर्स ये होंगे कि उसके पास चाइनीज खास तरह की डिश बनाने वाले रिसोर्सेज हैं या नहीं है, ये तो रिसोर्स है। अब क्या ये रिसोर्स सही से इस्तेमाल होके अच्छे खाने बना रहे हैं, तो कंपिटेंस ये डेवलप होगी कि इस रेस्टोरेंट का चाइनीज खाना बड़ा अच्छा होता है। अब चाइनीज खाना अच्छा होता है, ये रिसोर्स नहीं है, ये उस रेस्टोरेंट की ये अचीव क्यों हुई, हमारे पास रिसोर्स था एंड कैपेबिलिटी थी कि हम उस रिसोर्स को कंपिटेंस की तरफ लेके जाएं। रिसोर्स इदारे ने हायर किया और कंपिटेंस आपका आउटपुट है, रिसोर्स आपका इनपुट है, और कैपेबिलिटी आपकी प्रोसेसिंग है। जिस तरह से इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट की बात करते हैं, तो आप इनपुट पकड़े, सही से प्रोसेस करें और उसको एक अच्छे आउटपुट में कन्वर्ट करें। ये इंटरनल एनालिसिस है, दुनिया के लिए ये वैल्यू एनालिसिस है, हमारे लिए ये स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी है। तो बेसिकली रिसोर्सेज, कंपिटेंस और ये सारी कहानी में हमने डिस्कशन की थी, डायग्राम देखी थी। अगर ये डायग्राम परेशान कर रही है तो कोई मसला नहीं। एक स्टूडेंट ने फीडबैक दिया, बगैर नाम लिए मैं बताऊंगा, सर आई केप्ट सीक्रेट फॉर 1 year, देन आई टॉक अबाउट द ट्रुथ एंड गॉट पास्ड इन प्रीवियस अटेम्प्ट। जी साल तक सच छुपा के रखा और जब बोला तो पेपर पास हो गए। एक इंडिपेंडेंट फीडबैक आया है और ये बिल्कुल प्लांटेड मैसेज नहीं है, ये सामने अब आपको नजर नहीं आ रहा है, और बात है, लेकिन आप में से कोई नुमाइंदा आके देखना चाहे तो ये नजर आ जाएगा सामने। ठीक है जी, सब पैसे पीछे से नहीं भेजने पेरेंट्स ने, ये भी सही है। उन्होंने चपेट तो नहीं आ सकती वहां से, लेकिन जो पैसे आ रहे हैं वो तो माइनस हो सकते हैं, ये खतरा है। फिर एक अजीब सी डेफिनेशन आपने देखी, जो मैंने आपको बताया कि मैं समझा जरूर दूंगा, लेकिन अगर आप याद कर लेंगे तो आपको जरा दुश्वारी कम होगी। एक एंटिटी की एबिलिटी कि वो अपने रिसोर्सेज को किस तरह से यूटिलाइज करे, अपनी कंपिटेंस को इस्तेमाल करती है, जो कंपिटेंस उसने अपने प्रोसेसेस और फंक्शंस में आहिस्ता आहिस्ता अचीव की होती है, और अगेन इंटरनल और एक्सटर्नल चीजों को वो लिंक कर देते हैं। तो ये इन्होंने कुछ ज्यादा ही तूफानी डेफिनेशन स्ट्रेटजी कैपेबिलिटी की दे दी। तो अगर बहुत परेशान कर रही हो तो मैं आपको एमएफएम में बार बार नहीं कहूंगा कि चीजें रट्टा मार लें, लेकिन इस वाले पैरा को रट्टा मार लें तो आप थोड़ा सा उस तकलीफ से बाहर निकल आएंगे जो आपको फील हो रही है। जी असल में इंटरनल एक्सटर्नल लिंकिंग क्या है, मैं बहुत जबरदस्त अपने डिपार्टमेंट्स को जबरदस्त वो कर लूं और मैं एक बड़ी अच्छी डिश बनाने में कामयाब हो जाऊं जो कि मछली की डिश है, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में देखूं तो वो सीजन ही नहीं है मछली का, बेकार हो गया। मैं अपनी तरफ से बड़ी जबरदस्त कंपिटेंस डेवलप करूं और मैं कहूं ये चीज हम बड़े अच्छे तरीके से सेल करेंगे, हम एक ऐसा एसी बनाएं जो एसी जो है वो बड़े कम पैसों में चलता हो और बड़ी तूफानी ठंडक करता हो, और लॉन्च कर दें उसे दिसंबर में। इसका मतलब है सिर्फ इंटरनल नहीं, आपने एक्सटर्नल, तो पिछला चैप्टर था बाहर लोगों को देखो, उनकी क्या ख्वाहिश है, वो किस तरह से सोचते हैं, सेगमेंट्स क्या है, मार्केट क्या है। तो एक्सटर्नल और हमारी इंटरनल जो एनालिसिस है उसको जोड़ के फिर आप ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो बेसिकली ये चैप्टर 8 और चैप्टर 7 और 8 का लिंक बताया इन्होंने कि आप ये दोनों को जोड़ के, इसीलिए मैं इसका एक ब्लॉग बना रहा हूँ कि 7 और 8 एक ब्लॉग है, इसको मिलकर हमने देखना है, कंप्रीहेंड करना। डन, ठीक है जी। फिर आपने कुछ और पढ़ा या नहीं पढ़ा? रिसोर्सेज लो, वो तो शुगल था। कंप्यूटर्स मैंने मना कर दिया था, हालांकि वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने मना कर दिया था। डिस्टिंक्शन कैन बी मेड बिटवीन थ्रेशोल्ड एंड यूनिक रिसोर्स। थ्रेशोल्ड रिसोर्स समझ आ रहे हैं? कम से कम इतने होंगे तो काम चलेगा, अच्छा काम चले ना चले, कम से कम इतना तो चाहिए ही चाहिए, इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। ये थ्रेशोल्ड रिसोर्स है। तो यूनिक रिसोर्स क्या है?
ऐसे जो कंपेटिटर के पास नहीं है, जिससे हमें कंपेटिटिव एडवांटेज मिलेगा, इसका मतलब है रिसोर्स कम से कम जो है वो थ्रेशोल्ड है, और यूनिक का मतलब है एक अच्छा रिसोर्स, ऐसा रिसोर्स जो इजी टू कॉपी नहीं है, ऐसा रिसोर्स जो कंपेटिटर के पास नहीं है, और जिसकी वजह से हमें ज्यादा से ज्यादा जो है वो फायदा मिलेगा और हम बेहतर एडवांटेज ले सकेंगे। कुछ एग्जांपल्स इन्होंने दी थी कि आपके कुछ एग्जांपल्स दिए, जरूरी नहीं कि आप इनको याद करें, लेकिन जस्ट ये एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल समझ आई थी। यूनिक रिसोर्सेज कंपेटिटिव एडवांटेज दे सकते हैं, लेकिन ये ओवर टाइम चेंज भी हो सकते हैं। हो सकता है आज आपके पास एक रिसोर्स है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपके कंपेटिटर को समझ आ जाए और वो भी अपने रिसोर्स को उतना ट्रेन कर ले। भाई आपका एक यूनिक रिसोर्स है कि आपके पास 10 साल से ज्यादा तजर्बे वाला शख्स है जो कि बड़े अच्छे तरीके से सर्व कर रहा है, तो हो सकता है कंपेटिटर के पास एक ऐसा बंदा हो जो 3 साल बाद 10 साल से ज्यादा तजर्बाकार हो जाए, तो वो भी उस लाइन में आके खड़ा हो जाए। तो ऐसे है कि ये रिसोर्सेज कुछ ना कुछ आहिस्ता आहिस्ता कॉपी हो जाते हैं। तो खूबसूरत बात यह है कि आपके पास एक ऐसा एडवांटेज हो जो सस्टेनेबल हो। ये क्या होता है? देर तक आपके पास रहे। तो आपकी अगर एक कंपिटेंस भी डेवलप हो गई है ना, तो खाली कंपिटेंस इतना मजा नहीं देगी जितनी सस्टेनेबल कंपिटेंस मजा देगी। ऐसी कंपिटेंस जो देर तक आपके पास रह सकती है, जो कि आपका अपना, फॉर एग्जांपल एक इदारा है, एक हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल में जो सबसे अच्छा डॉक्टर है वो वही है जो इस हॉस्पिटल का ओनर है। ये डॉक्टर इस हॉस्पिटल में तो रहेगा, लेकिन एक हॉस्पिटल में बहुत अच्छा डॉक्टर है जो कि ओनर नहीं है, तो ये कभी भी जा सकता है, और उससे जुड़ी हुई जो कंपिटेंस है वो भी चली जाएगी। तो इसका मतलब है कि कंपिटेंस से ज्यादा अच्छी बात है सस्टेनेबल कंपिटेंस। आपकी कोई ऐसी कोर कंपिटेंस हो जो आपके पास रह सकती हो, रुक सकती हो, और जो कंपेटिटर के लिए तोड़ना मुश्किल हो। तो नॉर्मली सर्विस प्रोविजन के अंदर दिस इज ऑलवेज बेस्ट कि जो बंदा सर्विस प्रोवाइडर है, अगर वही एंटरप्रेन्योर भी हो, तो गेम बहुत ऊपर चली जाती है। वरना अगर एक बंदा जो बड़ा अच्छा मैनेजर हो और उसके पास हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में 4 डॉक्टर्स हैं, तो होगा ये कि वो डॉक्टर जैसे पागल बनाए रखेंगे, या ये ज्यादा ब्यूरोक्रेसी दिखाने की कोशिश करेगा तो वो डॉक्टर तंग होना शुरू हो जाएंगे। तो कोई भी ऐसा मॉडल जिसमें सर्विस प्रोवाइडर अलग है और ओनर अलग है, वो आपस में उसमें क्लैशेस आना शुरू हो जाते हैं। अगर सर्विस प्रोवाइडर ही ओनर है तो चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। तो इसलिए सस्टेनेबल जो एडवांटेज है वो तब आता है जब आपका जो मेन क्वालिटी है वो आपके पास देर तक रुक सकती है। वाह जी वाह, एक भाई ने मैसेज में लिखा, गलत जवाब दिया, मगर जैसे आप हैं, मैं सस्टेनेबल नहीं हूं। हवा का झोंका नहीं, मैं एटलीस्ट बाकियों से ज्यादा सस्टेनेबल हूं। मैं मतलब उन बड़े कम लोग होते हैं जो 8 साल से एक ही जगह पे बैठे हुए हैं। लेकिन बहरहाल ये है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल गलत है, अखलाकी पॉइंट ऑफ व्यू से शायद मैं कहूँ कि ठीक है जी, मतलब जब तक मैं फिजिकली पढ़ा रहा हूँ तो ठीक है, इधर पढ़ाता रहूंगा, उसके बाद जो मतलब अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देंगे। तो खैर, थ्रेशोल्ड और यूनिक रिसोर्सेज आप लोगों को समझ आ गए, मुझे इस चीज की खुशी है। और गुफ्तगू के दौरान मैंने हल्की हल्की सी कंपिटेंस पे बात कर दी, मुझे इसकी ज्यादा खुशी है, क्योंकि अगले सफे पे कंपिटेंस के ऊपर बात हो रही है। अगेन थ्रेशोल्ड कंपिटेंस और देन कोर कंपिटेंस, जिसको हमने यूनिक कहा था रिसोर्स, कंपिटेंस में उसे क्या कहें? कोर कंपिटेंस। जिसको हमने थ्रेशोल्ड रिसोर्स कहा था उसको यहाँ पे क्या कहें? थ्रेशोल्ड कंपिटेंस। और फिर मैंने आपसे कहा कि आपकी वो कंपिटेंस जो देर तक आपके पास रुक सकती है, सस्टेनेबल कोर कंपिटेंस। ऐसी कंपिटेंस, फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऐसा लाइसेंस है जो गवर्नमेंट ने कहा 5 साल तक किसी को नहीं देंगे, अब आपकी कोर कंपिटेंस है। मैं एग्जांपल देता हूँ, सखर में एक सीए का कॉलेज शुरू होना था, तो उन्होंने आईकेएफ से बात की, आईकेएफ वाज वेरी हैप्पी कि सखर में कॉलेज शुरू हो रहा है ताकि सखर के लोगों को वहां पे अपॉर्चुनिटी मिले। तो उन्होंने कहा कि लेकिन हमें आपकी पॉलिसी से ये मसला है, वो मसला है, आप इस तरह से आप हमें कैसे सपोर्ट करेंगे? आईकेएफ ने कहा बताओ क्या सपोर्ट चाहिए? उन्होंने कहा अच्छा, फिर अगले इतने साल तक हमारे अलावा इस शहर में आपने किसी को लाइसेंस नहीं देना। अब जब इस तरह का एक अरेंजमेंट अगर उनका हो जाए और आईकेएप उस पर बाउंड हो, तो फिर क्या होगा? अब आपकी जो कंपिटेंस डेवलप होगी वो सस्टेनेबल होगी, कम से कम वो उतने अरसे तक रहेगी, उतने अरसे तक कोई जितना मर्जी तूफानी काम कर ले वो उस शहर में आगे कॉलेज नहीं दे सकेगा। तो अगेन, जो सस्टेनेबल कंपिटेंस है वो किसी लाइसेंस की वजह से भी आ सकती है, किसी राइट की वजह से भी आ सकती है, किसी लॉन्ग टर्म रिसोर्स की वजह से भी आ सकती है, और किसी सेल्फ ओन्ड रिसोर्स की वजह से भी आ सकती है। इंग्लिश पढ़ते हैं आप लोगों को, चूंकि साथ साथ इंग्लिश देखनी होती है। कंपिटेंस आर एक्टिविटीज और प्रोसेस इन विच एन एंटिटी यूज इट्स रिसोर्सेज।
वो एक्टिविटीज, वो प्रोसेसेस, वो चीजें, वो डोमेन जहां आप अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा चाइनीज खाना, ये कॉम्पिटेंस है एक रेस्टोरेंट की। और ये कैसे अचीव हुई है? रिसोर्सेज उधर इस्तेमाल हुए, रिसोर्स एक प्रोसेस में इस्तेमाल हुआ खाना पकाने के, और अल्टीमेटली उस रिसोर्स की वजह से कॉम्पिटेंस डेवलप हो गई कि फलाना रेस्टोरेंट का चाइनीज खाना अच्छा है। तो कॉम्पिटेंस इदारे का वो जो पॉजिटिव आउटकम है, जो बना कैसे होता है? रिसोर्सेज के थ्रू। भाई कुछ कहना चाहते हैं? दोनों चल जाएंगे। देखिए आपके थ्रेशोल्ड रिसोर्स से थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंस आ जाएगी, कम से कम उतनी कॉम्पिटेंस आ जाएगी जितनी आपको चाहिए। लेकिन अच्छी कॉम्पिटेंस बनाने के लिए रिसोर्सेज पर काम करना पड़ेगा, उनको इंप्रूव करना पड़ेगा, बेहतर करना पड़ेगा। कंपिटेंस कैन बी डिफाइंड एन एबिलिटी टू समथिंग वेल। कोई भी काम अच्छा करने की जो सलाहियत है बेसिकली आपकी, वो आपकी कंपिटेंस है। थ्रेशोल्ड कंपिटेंस, activities process ability that provide an entity with the capability to provide a product or service with feature that are sufficient to meet customer need। मैं दोबारा लिखूंगा MVP, याद है? मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। इतनी कंपिटेंस आपकी, इतनी एक्टिविटीज, इतने प्रोसेस हो कि कम से कम एक बेसिक प्रोडक्ट दे सकें जो लोगों का बेसिक नीड पूरी कर। बात समझ रहे? तो ऐसा हो सकता है कि कॉलेज में 8 सब्जेक्ट ऑफर हो रहे हो और एक आध सब्जेक्ट ऐसा हो जिसमें वो बाकियों से बहुत बेहतर ना हो, लेकिन वो इतना जरूर कराते हो कि बच्चा आए पढ़े और वो पास हो सकता हो। हाँ, लेकिन टीचर में को बहुत ज्यादा एनर्जी ना नजर आ रही हो, बहुत ज्यादा बिजलियां ना निकल रही हो, बहुत ज्यादा जो है वो आग निकलती नजर ना आ रही हो, क्योंकि बच्चों को आजकल ये भी तो वैरायटियां चाहिए ना। वो कहते हैं जी टीचर बड़ा ठंडा है, मजा नहीं है। टीचर गरीब आवाज बुलंद कर करके बच्चों को जगा जगा के क्लास में नाच नाच के जो है ना वो लोगों को सर्व करेगा तो लोगों को समझ आएगी, अदरवाइज कहेंगे नहीं मजा नहीं आया, टीचर ना बड़ा फीका सा है। तो पॉइंट ये है कि मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट देनी है। एक कम से कम फीका सा टीचर, कम से कम फीका फीका भी एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हो और पढ़ने वाले उस फीके फीके को पढ़ के पास कम से कम हो रहे हो, तो इसका मतलब है कि हाँ ओके दिस इज गुड। आप मार्केट से मुकाबला बेशक नहीं कर रहे, लेकिन कम से कम आए हुए लोगों को गैर मुतमईन नहीं कर रहे। अगर आप बहुत एक्स्ट्रा मुतमईन भी नहीं कर रहे तो आप उनको गैर मुतमईन भी नहीं कर रहे, यानी कि आप तकरीबन ब्रेक इवन पे कि ठीक है जी, जितने उसने पैसे दिए हुए उसको उतनी ही वैल्यू मिल रही है। मजा कब आता है? पैसे कम देता, वैल्यू ज्यादा मिलती। तो अगेन मिनिमम वायबल प्रोडक्ट दोबारा देखते हैं। वो एक्टिविटी, प्रोसेस और एबिलिटी जो एंटिटी को वो कैपेबिलिटी देते हैं जिससे वो प्रोडक्ट या सर्विस उन फीचर्स के साथ देते हैं जिससे कस्टमर की नीड मीट हो सकती है। कम से कम जो मोटी मोटी नीड है वो मीट हो सकती है। These are minimum capabilities needed to compete in given market। किसी भी मार्केट में compete करने के लिए मिनिमम जो कैपेबिलिटीज हैं ये वो हैं। These the areas where entity has the same level of competence as its competitor or these are easy to imitate। ये बेसिक कंपिटेंस है, कोई भी कंपेटिटर उठा के इन चीजों को कॉपी कर सकता है, क्योंकि ये तो आपने बस उतना किया था जितना बस गुजारा चल जाए। तो थ्रेशोल्ड कंपिटेंस वो हैं जिनसे आपका गुजारा चल जाए, ब्रेक इवन पे आप मार्केट में आग ना लगाएं, लेकिन कम से कम एक कस्टमर को उतनी बेसिक प्रोडक्ट दे दें जितना उसको चाहिए थी। उससे ऊपर अगर उसे चाहिए तो फिर वो चला जाएगा आपके कंपेटिटर के पास। तो फिर कोर कंपिटेंस क्या होगी? वो एक्टिविटी, प्रोसेस और एबिलिटीज जो एंटिटी को एक कैपेबिलिटी देंगे कि वो अपने CSF, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, इनके ऊपर अभी थोड़ी देर बाद मैं बात करूंगा। इस लफ्ज को मैं फिलहाल कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं, बिल्कुल थोड़ी देर बाद इस पर डिस्कशन होने लगी इंशाल्लाह। एंड अचीविंग कंपेटिटिव एडवांटेज, वो एक्टिविटीज प्रोसेस जो एक एंटिटी को अपने कंपेटिटिव एडवांटेज लेने में मदद देती हैं। CSF क्या है वो तो एक अलग डिबेट है। These are the way in which entities use its resources effectively better than competitor and in way that competitor cannot imitate or obtain। आप अपने रिसोर्सेज को इतने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि आपके कंपेटिटर आपके करीब नहीं आ पाते, आप उनसे आगे निकल जाते हैं। सीधी सी बात है, थ्रेशोल्ड में आप एक बेसिक लेवल चीज दे रहे हैं और कोर कंपिटेंस में आप कहते हैं कि ये हमारी एक ऐसी कंपिटेंस है जो हमारे कंपेटिटर के पास नहीं है। तो अब किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टीचर नहीं, किसी भी सब्जेक्ट का वो टीचर जिसके बारे में लोग कहें कि नहीं यार ये तो हमने इधर से ही पढ़ा। कोई भी बच्चा कहीं भी फेल होता है वो कहता है लॉर्ड ले जाओ, इन्हें नहीं बचना। वो नहीं, तो लाहौर के हॉस्पिटल्स के बारे में कहा जाता है कि जी अनु लॉर्ड ले जाओ, इन्हें नहीं बचना। तो ऐसा हो कि आपके पास कुछ ऐसे टीचर्स हो जिनके बारे में भी कहा जाए कि यार बस ठीक है, पास नहीं हो रहा, मरने से पहले एक आखिरी कोशिश कर लो, इनके पास चले जाओ। तो कोर कंपिटेंसेस वो स्ट्रेंथ्स आपकी जो आपके कंपेटिटर के पास नहीं होती, और वो स्ट्रेंथ आपको कंपेटिटिव एडवांटेज दे रही होती है। क्लियर? एक जी
अगेन कोर कंपेटेंस की प्राइस क्या रखें, ये एक बड़ा अहम सवाल है। ये डिपेंड करता है कि इदारा चाहता क्या है। अगर आप चाह रहे हैं कि हम सिर्फ कोर कंपेटेंस का फायदा उठाएं और ज्यादा से ज्यादा मार्केट से एक दफा प्रॉफिट समेट लें, तो फिर आप अपनी कोर कंपेटेंस को बहुत हाई प्राइस कर, इतना ही प्राइस कर देंगे कि लोग उसके लिए जद्दोजहद करेंगे और पैसे खर्च के आपकी प्रोडक्ट तो लेंगे, लेकिन फिर वो आपके इदारे की कोई और चीज नहीं लेंगे। और जिस दिन वो कंपेटेंस आपके पास से चलेगी, आपका इदारा धड़ाम से गिर जाएगा। अगर आपको समझ आ रही है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। एजुकेशनल सेक्टर में भी ऐसा होता है कि क्या होता है कि कई दफा आप प्रमोट कर देते हैं। इवन टीचर्स की बात करें तो अगर कुछ टीचर्स को कॉलेज खुद से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रमोट कर रहा होगा और उसके बाद बाकी टीचर्स को बिल्कुल ही फारिग कर दे और कह दे कि ये बहुत महंगे वाले टीचर हैं और अच्छा ये टीचर के पास आना है, चलो ठीक है फिर तो 2000 रुपए दे के भी पढ़ ले। इस तरह जब आप खुद से अपनी कोर कंपेटेंस को एक्स्ट्रा हाईलाइट करके और बाकी सारी साइड फारिग कर देंगे, तो आप शॉर्ट रन में तो अच्छे प्रॉफिट्स अर्न कर लेंगे, लेकिन लॉन्ग रन में क्या होगा आपका? जी, लॉन्ग रन में ये होगा कि आप सस्टेनेबल बिजनेस नहीं कर सकेंगे, तो और आप डिपेंडेंट हो जाएंगे उन रिसोर्सेज पे। और अगर वो कंट्रोलेबल रिसोर्सेज ना हुए, वो अगर आपका सस्टेनेबल ना हुए, तो फिर इदारा का पूरा फारिग हो जाएगा। तो एक अप्रोच ये है कि आप आज ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा लो। आपकी कोर कंपिटेंस है, मतलब फॉर एग्जांपल आपके होटल के चने बड़े मशहूर हैं, आप 400 की प्लेट कर दो, लोग खाएंगे, लेकिन उसके बाद वो आपका कुछ और नहीं खाने जोगे रहेंगे। और उसके बाद एक टाइम आएगा कि जब वो चने जो बना रहा है उसे समझ आएगा कि यार गेम तो मेरे बनाए हुए चनों की है, होटल का नाम थोड़ी चलता है। वो अपनी देगची उठा के साथ वाली दुकान में शिफ्ट हो जाएगा और डबल तनख्वाह लेना शुरू कर देगा वहां से, और वहां प्लेट की कीमत भी कम कर देगा। तो अगेन एक शॉर्ट टर्म अप्रोच ये है कि आप कम टाइम में बस आप मार्केट से सब समेट लो, और लॉन्ग टर्म अप्रोच ये है कि आप अपनी उस कोर कंपिटेंस के गिर्द अपनी बाकी कंपिटेंसेस डेवलप करना शुरू कर दो, और एक टाइम आए कि आपके पास एक से ज्यादा कंपिटेंसेस डेवलप होगी, ताकि फिर आप डिपेंडेंट ना रहें कोर कंपिटेंस पे। तो द बेस्ट अप्रोच इज कि कोर कंपिटेंस के सहारे आप उन चनों के साथ क्या करें कि थोड़े थोड़े से ना एवं लोगों को कहेंगे जी हमने एक नई कंपेन निकाली है कि हम चने के साथ थोड़े से चावल देते हैं टेस्ट करने के लिए, लोगों को थोड़ा सा खून लगाना शुरू कर दे। उनसे कहें जी चने की प्लेट 200 की है, लेकिन अगर 220 रुपए दें तो चने और चावल दोनों मिल जाएंगे। लोग कहेंगे यार 20 रुपए पर जा रहे हैं, चख के देख लेते हैं। तो टेक्निकली फिर आप इस तरह, फिर क्या होता है कॉलेजेस में पैकेज का सिस्टम होता है। ये फाइनल में एक कॉलेज के पास एक बड़ा मशहूर टीचर था, 6 सब्जेक्ट में ना सिर्फ एक सब्जेक्ट में उनके पास बहुत मशहूर टीचर था। उन्होंने कहा कि जी इस सब्जेक्ट की फीस है 55,000, जो बहुत ही कोई गर्विदा है वो आए और 55,000 में पढ़ ले। सी फाइनल जहां बच्चों ने अपने स्टाइपेंड से पैसे देने होते हैं। फिर उन्होंने कहा अच्छा चलें एक दूसरा पैकेज है, आप 1,10,000 रुपए दे, आपको 6 के 6 पेपर मिल जाएंगे। अकेला पेपर लेंगे तो 55,000 का, कोई भी कॉलेज हो सकता है XYZ। तो हुआ ये कि उन्होंने अपने 6 पेपर बेचने शुरू कर दिए, क्योंकि बच्चा सिर्फ रिपोर्टिंग पढ़ने आता था। तो उसने सोचा कि इंक्रीमेंटल 55,000 दूंगा और 5 और सब्जेक्ट मिल जाएंगे, 11,000 रुपए का एक पेपर। तो फिर क्या होता है, आप अपनी कोर कंपिटेंस के साथ अपनी बाकी चीजों को जोड़ते हैं और मिला के कॉम्बिनेशन में बेचना शुरू करते हैं। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? जी, अब कोर कंपिटेंस में हमने मार्केट को देखना है, किसको देखना है, ये बात हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी है कि पहले आपने देखना है मार्केट क्या, फिर देखना है कि आपका रेलेवेंट सेगमेंट कौन सा है जिसमें आप कंपीट कर रहे हैं। जी, अगेन अगर हमारे पास एक ऐसी कोर कंपिटेंस है जो दूसरे के पास भी है, तो इसका मतलब है फिर वो कोर कंपिटेंस नहीं है। हाँ, अब अगर आपके 2 प्लेयर्स नहीं है, मार्केट में 10 प्लेयर्स हैं और 2 के पास है, तो हम कहेंगे ये यूनिक रिसोर्स है जो गिनती के 1-2 दारों के पास है। तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि यस हम इस पे काम करके अपने हिस्से का मार्केट शेयर, तो फिर अब आप मुकाबला करेंगे उस बड़े से। मार्केट शेयर 20% बाकियों में चली जाए और 80% आप 2 बड़ों के दरमियान चल रही हो, फिर ये 2 बड़े आपस में लड़ेंगे, डिफरेंशिएशन देने की कोशिश करेंगे। भाई 2 कॉलेज और दोनों के पास रिपोर्टिंग का अच्छा टीचर मौजूद हो, तो फिर अब मुकाबला होगा कि कौन 1000 रुपए कम फीस कम कर दे, या कौन साथ में ऑनलाइन भी दे दे, कौन साथ में किताब भी दे दे। फिर क्या होगा, अगर आप इन फीचर्स से अपनी प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करेंगे। ये वाली एग्जांपल आपको बड़ी अच्छी समझ आती है, आप एजुकेशन सेक्टर में बैठे ना, असल में दिस इज द, आपने अपनी लाइफ में जो महंगी प्रोडक्ट खरीदी है वो यही है, या शायद मोबाइल। मोबाइल तो आप लोग फिर आप लोगों के पास महंगे महंगे ही होते हैं। अच्छा जी, वापस आ जाते हैं। competence which is not exceptional in some way is not considered a core competence। अगर एक competence है लेकिन कोई exceptional तूफानी नहीं है, तो आप उसे core competence नहीं कहेंगे।
सस्टेनेबल कोर कंपिटेंस क्या हुई भला? कंपेटिटिव एडवांटेज सस्टेनेबल कोर कंपिटेंस से होगा, ये वो है जो सस्टेन ओवर फेयरली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है। ऐसी कंपिटेंस जो देर तक आपके पास रहे और आपके कंपेटिटर के लिए इसको कॉपी करना, इसको हासिल करना, इस तक पहुंचना आसान ना हो। तो कोर कंपिटेंस अच्छी कंपिटेंस है, और वो कोर कंपिटेंस जो देर तक आपकी कोर कंपिटेंस रह सकती है। मैंने वही बात की कि अगर वो चने बनाने वाला खुद ही ओनर है उस रेस्टोरेंट का, फिर ये सस्टेनेबल कोर कंपिटेंस है। अच्छा, अगर वो दुकान, वो बिल्डिंग उसकी अपनी है, हो सकता है वो जगह इसलिए ज्यादा चलती हो कि वो ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे हो कि लोग उधर आते हैं, जायका अच्छा हो या ना हो, लोकेशन ऐसी है कि वो सब लोग वहां पे पहुंच जाते हैं और उनको फायदा होता है। अब ऐसे में अगर वो लोकेशन आपकी अपनी है तो सस्टेनेबल है, और अगर आप किराए पे बैठे हैं तो कल को कोई और बिजनेस आके एक अच्छा एडवांस पकड़ा के आपको साइड पे कराएगा और अपना होटल वहां पे डाल देगा। तो अगेन सस्टेनेबल चीज जो है ना वो अपने रिसोर्सेज से बनती है नॉर्मली, और अगर अपना रिसोर्स ना हो तो फिर एक अच्छा एंटरप्रेन्योर उस रिसोर्स को अपना बनाने की कोशिश करता है, उसको पार्टनरशिप ऑफर करता है, उसको कहता है कि जी आप आए, हम जॉइंट वेंचर करते हैं। अगेन जितने भी बिजनेस है ना सर्विस प्रोविजन के, आहिस्ता आहिस्ता सर्विस प्रोवाइडर्स को समझ आ गया कि यहाँ पैसे तो हमारी सर्विस से जनरेट होते हैं, तो प्रोड्यूसर क्या कर रहा है? कंपनियों में क्या होता है, कंपनियां होती हैं ज्यादातर कैश इंटेंसिव, मशीन इंटेंसिव, वो पैसा खर्च करते हैं, करोड़ों के प्लांट लगाते हैं और उनसे चीजें बनती हैं, तो मजदूरों की उतनी वर्थ नहीं होती। लेकिन हॉस्पिटल लेबर इंटेंसिव है। इवन मूवीज, ये जो मूवीज होती हैं, मूवी एक प्रोड्यूसर है जो पैसे लगाता है, एक डायरेक्टर है जो डायरेक्शन देता है, और एक एक्टर है जो एक्टिंग करता है। तो मजे की बात है कि कभी कभी उस एक्टर पे पूरी मूवी चलती है और कभी कभी एक अच्छे डायरेक्टर पे मूवी चलती है, प्रोड्यूसर को लोग जानते भी नहीं। तो ऐसे बिजनेस में कभी भी ये एक्सप्लॉइट कर सकता है। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, जो एक्टर तगड़ा होगा वो खुद ही प्रोड्यूसर बन जाएगा, अपने पैसों से खुद मूवी कर रहा होगा, और जो सियाने प्रोड्यूसर है वो इन्हीं के साथ जॉइंट वेंचर कर लेंगे, कहेंगे ठीक है तुम्हें हम कास्ट करते हैं, तुम्हें तनख्वाह नहीं देंगे मूवी में काम करने का, मूवी के प्रॉफिट आधे तुम्हारे आधे मेरे। तो अगेन डायरेक्टर को पैसे मिलते हैं, तनख्वाह। तो मजे की बात यह है कि आहिस्ता आहिस्ता हर वो जगह जहां सर्विस प्रोवाइड हो रही थी, जब जब ओनर को समझ आया कि मेरे हाथ में खेल नहीं है, उसने नीचे के सर्विस प्रोवाइडर से दोस्ती कर ली। तो कभी भी कल को आप एक ऐसा बिजनेस करें जो सर्विस प्रोवाइडिंग वाला हो, तो या तो आपकी वो कोर स्किल होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर उस सर्विस प्रोवाइडर से दोस्ती करनी बड़ी जरूरी हो जाएगी। डन? पता नहीं आपको गहरी बातें समझ आती हैं नहीं आती। अब आते हैं हम अपनी आज की डिस्कशन की तरफ। ये तो हमारी कल वाली डिस्कशन जो मैंने आपको बस दिखानी थी स्क्रीन पे, वो है आज की डिस्कशन। सर लॉन्ग रन में कोर कंपिटेंस अपना इंस्टीट्यूट बना ले, जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब हम चलते हैं एक बड़ी मजे की डिस्कशन। आप लोग हाजिर हैं ना? अब रिजल्ट क्या आप उससे तो निकल आए हैं ना हिसार से? जी जी टीचर होगा वो रिसोर्स होगा जो उसका स्किल होगा उसको कॉम्पिटेंस। ऐसे ही है बिल्कुल, टीचर एक रिसोर्स है और हर टीचर के पास हर स्किल नहीं है। फिर एक टीचर रिसोर्स तो है, लेकिन वो प्रोसेस के थ्रू उसकी कंपिटेंस बनेगी। मैं रिसोर्स हूँ, ये डिवाइसेस सही काम नहीं करेंगे, इंटरनेट नहीं सही चलेगा तो मैं भी फारिग। तो मैं रिसोर्स हूँ, लेकिन कॉलेज की कंपिटेंस तब बनेगी जब कॉलेज का प्रोसेस इस रिसोर्स के साथ मिलके यूजर्स को सर्विस सही से देगा। तो ये जो पूरी चीज है ये है कंपिटेंस कॉलेज की। तो कंपिटेंस रिसोर्स को नहीं कहेंगे, रिसोर्स इनपुट है, कंपिटेंस आउटपुट है। और जो हम पीछे बात करें ना प्रोसेस एक्टिविटी, ये सारा वो दरमियान के फेजेस हैं जो कि एक रिसोर्स को अच्छी कंपिटेंस देने की तरफ लेके जाते हैं। लें जी, बिजनेस तो आप लोगों को समझ आ ही गया। तो अगर मैं आपके सामने 3 वर्ड रखूं, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। क्रिटिकल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। तो मुझे बताएंगे कि क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर का क्या मतलब होगा? वो फैक्टर्स जो सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है। चलें छोड़ दें सारी बातें, मुझे बताएं कि एक स्टूडेंट पेपर में सक्सेसफुल हो, व्हाट आर द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स? मेहनत, जी ऑनलाइन वाले भी मेहनत, अल्लाह से दुआ, घर वालों की सपोर्ट, वो सपोर्ट में दुआएं आ गई ना घर वालों की, और आपने भी अच्छे टीचर की अवेलेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, भाई ने कहा सस्टेनेबल मेहनत, कंसिस्टेंसी,
इतने पैसे भी हो कि वो चीजें खरीद सके, ठीक है। टेस्टिंग, मोटिवेशन। अच्छा, ये जितनी भी आपने बातें बताई है क्वांटिफाइड नहीं है। आपने कहा मेहनत, कितने किलो वॉट आर मेहनत। आपने कहा अल्लाह से करीब होना, तो कितने मिलीमीटर करीब होना। आपने कहा अच्छा टीचर, कितने केजी अच्छा टीचर, कितना वजनी अच्छा टीचर। अब अगेन आपने जो मुझे बताया वो है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। जब भी आप किसी को कहेंगे भाई तुम्हें कामयाब होना है, ये क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स है, इनको फॉलो कर लो, क्या हर बच्चे को हर चीज मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। कोई किसी जगह अच्छा होगा, कोई किसी जगह अच्छा होगा। आपने कहा अच्छा टीचर, ओके। एक बच्चा एक टीचर से पढ़ रहा है, अब मुझे कैसे पता लगेगा कि ये अच्छा टीचर है या नहीं? तो अच्छे टीचर को जांचने के लिए भी कोई पैरामीटर होगा। वो क्या होगा? वजनी टीचर, उसका पास्ट एक्सपीरियंस, वो कितने अरसे से वो वाला सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। कोई बात है कि मैं बहुत दिल से कॉस पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं पिछले 2.5 साल से पढ़ा रहा हूँ दुनिया की नजर में, तो वो कहेंगे यार फारे है, कॉस नहीं है, फजूल सी बात हो गई। और वो लॉ जो मैं उतने दिल से नहीं पढ़ाता क्योंकि मैं 15 साल से पढ़ाई जा रहा हूँ, तो कहें हाँ नहीं लॉ है, बड़ा पुराना बंदा है। तो अगेन कितने अरसे से पढ़ा रहा है वो, और किस तरीके से पढ़ा रहा है, उसकी इन्वॉल्वमेंट क्या है उसमें, वो लोगों को साथ लेके चल रहा है या नहीं चल रहा। थ्योरी वाला है तो क्या क्लास में समझा के भेजता है, न्यूमेरिकल है तो क्या हाथ इतना चलवा देता है बच्चे का कि वो पेपर के लिए एलिजिबल हो जाए, कि वहां जाके उसको सवाल समझ आए या ना आए, लेकिन कम से कम वो उसे करना जरूर शुरू कर दे। और अगर सवाल समझ आ जाए तो क्या ही तूफानी बात है। और क्वेश्चंस एनकरेज करता है या नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपने कहानी शुरू की क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर से, जो कि एक हवाई सी बात है कि जी सक्सेस कब आएगी? अच्छे टीचर से पढ़ो। सक्सेस कब आएगी? मेहनत करो। इसमें क्वांटिटी अभी आपने नहीं बताई। फिर मैं कहूंगा अच्छा व्हाट इज द बेंचमार्क फॉर मेहनत? तो अब आप कहेंगे कि सर अगर 3 पेपर हैं तो दिन में 6 घंटे पढ़े, अगर इतने पेपर है तो दिन में इतने घंटे पढ़े। अब आपने क्वांटिफाई करना शुरू कर दिया। आप समझ रहे हैं? तो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर था कि मेहनत करे। एक बच्चा कहता है सर मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं डेली 10 मिनट पढ़ता हूँ, बहुत मुशक्कत से पढ़ता हूँ। तो उसे ये तो पता है कि क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या है, लेकिन वो उसके बेंचमार्क पे पूरा नहीं उतर रहा। इसका मतलब है मैं 2 वर्ड्स पे बात करूंगा, एक है CSF क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, और एक है KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या है? मेहनत। और कितनी मेहनत को मैं अच्छी मेहनत कहूंगा? मुझे उसका एक न्यूमेरिक वर्किंग चाहिए। मैं कहूंगा 6 घंटे की मेहनत फॉर एग्जांपल। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है कि वो इबादत में सही हो। तो फिर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है कि कम से कम 5 वक्त की नमाज पढ़ता हो। आप उसको वो कर रहे हैं, क्वांटिफाई कर रहे हैं। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर ये है कि वो कंसिस्टेंसी से पढ़ता हो। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है लगातार 3 दिन से ज्यादा ऐसे नहीं गुजरने चाहिए जब वो स्टडी से दूर है। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है कि वो टेस्टिंग से गुजरे। तो फिर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है? 10 टेस्ट कम से कम दे, उसमें से कम इतने पास करे। आप समझ रहे हैं? तो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर एक हवाई बात, और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर एक न्यूमेरिकल। तो हमें ये जानने के लिए कि हम सक्सेसफुल कैसे होंगे, समझना होगा कि व्हाट इज क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। फिर उसके बाद उस सक्सेस को अचीव करने के लिए समझना होगा कि उस रेलेवेंट क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर का जो इंडिकेटर है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, वो क्या है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं एक हॉस्पिटल तब कामयाब होगा जब उनके पास अच्छे ऑपरेशन थिएटर्स हो, अच्छे नंबर ऑफ रूम्स हो, और अच्छे डॉक्टर्स हो, और अच्छी तादाद में हो। ये है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। ये होगी क्वालिटेटिव बात, अगर आपको समझ आ रही है। क्वालिटेटिव बात है अच्छे डॉक्टर। अब क्वांटिफाई मैं करूंगा कि हाँ उसके पास कम से कम 2 न्यूरो सर्जन हो, कम से कम 3 उस तरह के सर्जन हो, कम से कम 2 वो वाले डॉक्टर्स हो, ऑपरेशन थिएटर कम से कम 3 तरह के हो। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या है? उसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा हो ऑपरेशंस का। ये बहुत अच्छा क्या होता है? अब ये आपने बात कर दी, हमने हवाई बात कर दी कि उनके हॉस्पिटल के ऑपरेशन का सक्सेस रेट अच्छा हो।
अब मुझे क्या पता कि मैंने कौन से हॉस्पिटल के सक्सेस रेट को अच्छा कहना है और कौन से वाले को बुरा कहना है, मुझे एक नंबर तो चाहिए ना। वो नंबर फॉर एग्जांपल से है 85%, तो मैं कह दूंगा ओके, अगर मेरा इदारा 85% से ऊपर सक्सेस रेट दे रहा है तो इसका मतलब है इस क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर में मैंने अपनी परफॉर्मेंस को मीट कर लिया। तो अब कामयाबी की गेम समझ आ गई, लोगों को हमसे जो चाहिए वो चीजें जिसमें हमने डेवलप होना है, तो हमारे पास कुछ 6-7 क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स आ जाएंगे। अब उस क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स के हमने बेंचमार्क सेट करने होंगे, परफॉर्मेंस के इंडिकेटर सेट करने होंगे, और अगर हमने उस इंडिकेटर को अचीव कर लिया, टच कर लिया, तो इसका मतलब क्या है, हमने कंपेटिटिव एडवांटेज की तरफ सफर जारी कर लिया, हमारी कंपिटेंस डेवलप हो गई। थोड़ी सी बात इंग्लिश में पढ़ते हैं, आपको हवा में ये बात समझ आई? जी, एक बच्चे ने सारी चीजों को समअप किया, हार्ड वर्किंग, अटेंडेंस, टेस्ट, कम्युनिकेशन विद टीचर एंड पेरेंट्स। जी, अब अगेन अमल कितना कोई होता है, सारी कंपनियां जाती हैं, सक्सेस का फार्मूला क्या है, क्या ख्याल है? जो भी किसी बिजनेस में आता है उसे नहीं पता होगा सक्सेस क्या है, तो सक्सेसफुल कौन होता है? जो उन्हें फॉलो कर लेता है। तो गेम ही यही है कि सबको समझ है कि क्या है, बस सिर्फ उस तक पहुंचना है। तो यही कंपनियों के साथ है। अब हमने अपनी दुनिया को समझ लिया बाई कंपनियों के ऊपर। कंपनी जिस बिजनेस में बैठी है, द कंपनी मस्ट नो कि उसके क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स क्या है, और ये क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स न्यूमेरिक में नहीं होंगे, ये क्वालिटेटिव टर्म में बताए जाएंगे। बात समझ रहे? फिर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर से पता लग गया मैंने इन डायमेंशन में मेहनत करनी है, कितनी मेहनत करनी है, कहां तक पहुंचूं। अच्छा कॉलेज वो है जिसका सक्सेस रेट, जिसका पास रेट बहुत अच्छा हो, ये तो हवाई बात हो गई। अब मुझे अपने कॉलेज को अगर अच्छा बनाना है तो मुझे उस सक्सेस रेट को कहां तक लेके जाना है, देयर मस्ट बी अ बेंचमार्क। बेंचमार्क समझते हैं? एक स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए परफॉर्मेंस का, एक इंडिकेटर। तो मैंने कह दिया जी 80% अगर आपके रिजल्ट आ रहे हैं तो ये इसका मतलब है परफॉर्मेंस का इंडिकेटर। जैसे एट स्कैन्स हम लोगों का एक क्राइटेरिया हुआ करता था एक जमाने में कि आईकैप का रिजल्ट जितना है, अगर उससे 10% ज्यादा अच्छा रिजल्ट, 10% या उससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट टीचर का आ गया, तो इसका मतलब है टीचर ने अपनी डोमेन में अच्छा परफॉर्म किया। इन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया होता था, अब है ही नहीं। असल में मैं ये उस वक्त की बात बता रहा हूँ जब मैं एक रेगुलेटेड वाले ब्रांच में होता था, ये ब्रांच अनरेगुलेटेड। क्योंकि असल में वहां ना क्राइटेरियाज होते थे, बोनस अगर टीचर को नहीं देना ना तो उसके कुछ क्राइटेरिया बनाते थे। जुमला बड़ा मजे का है, अगर बोनस टीचर को नहीं देना तो क्राइटेरिया होता था कि आईकैप से कम 10% अच्छा रिजल्ट हो। ओके, टीचर जो है वो रेगुलरली आता रहा हो, उसने सेशन में 3 से ज्यादा या से ज्यादा छुट्टियां ना की हो, टीचर ने कम से कम इतने टेस्ट लिए हो, फलाना लिया हो, फलाना लिया हो। मुझे बड़ा मजा आता था, मैं उनके 5-6 बेंचमार्क्स में से सारों को मीट कर रहा होता था, और रिजल्ट उन 10% ऊपर का होता था तो मैं 40% भी ऊपर ले आता था। लेकिन एक आखिरी बेंचमार्क होता था जिसकी वजह से वो मुझे एक थका हुआ टीचर डिक्लेयर कर देते थे। बच्चों की अटेंडेंस में क्लास में नहीं लगाता था। मुझे लगता था कि अगर 150 बच्चा सामने बैठे और अटेंडेंस लगाने बैठे और 15-20 मिनट इस पे लग जाए तो वो बड़ा कीमती टाइम है जो बच्चों को मैं पढ़ा सकता था। तो उनकी नजर में मैं इंतहाई अनसक्सेसफुल आदमी था। तो शेरशाह कैंपस ने मुझे गले लगा लिया, इन्होंने कहा जी हमें आपकी अटेंडेंस से कोई सरोकार नहीं है, आप बच्चों को अच्छा पढ़ाएं, हमारा बेंचमार्क ही है। तो अगेन होता क्या है, होता ये है कि आपकी एंटिटी में जो बेंचमार्क सेट होते हैं ना, फिर वो बेंचमार्क बताते हैं कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे। अब जो है वो मतलब बच्चे आके गले लगा रहे हो और जनाब एक मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में जो है तूफान मचा हुआ हो और हर तरफ चोलियां उड़ रही हो, जबरदस्त रिजल्ट फलाना फलाना। आप कॉलेज पहुंचे और आप सोचें कि कॉलेज वाले कहेंगे कि अरे सर माशाल्लाह बिजनेस लॉ में मेरिट सर्टिफिकेट भी आया, वो सारा कुछ है। मतलब ये मैं कुछ ईयर्स बैक की बात बता रहा हूँ। और वहां आगे से वो एक चार्ज शीट लेके बैठे हुए थे कि आपने बिजनेस लॉ की क्लास में ना 11 दफा अटेंडेंस नहीं लगाई। तो सोचें, उन्होंने कहा हम आपको बोनस नहीं देंगे। मैंने कहा मुझे बोनस नहीं चाहिए, मुझे इज्जत दे दो। मतलब कम से कम ये रिकॉग्नाइज करो कि यार एक बच्चे का मेरिट सर्टिफिकेट आ गया तो थोड़ा इतनी तो इज्जत दे सकते हो तुम। तो कहने का मतलब है कि ये बेंचमार्क सेट हो जाता है ना, तो फिर इदारे बन जाते हैं मशीन्स। इदारे फिर उन बेंचमार्क्स की बेस पे अपनी परफॉर्मेंस को देख रहे होते हैं कि परफॉर्मेंस किस तरह से है। इसका मतलब क्या हुआ, ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर सेट बड़े एहतियात से करने चाहिए। समझ रहे हैं? अगर आपने वो बेंचमार्क सेट कर दिए जिससे इदारे को फायदा नहीं होगा तो होगा क्या, अगली दफा मैं कहूंगा यार मुझे बोनस चाहिए, मैं अटेंडेंस पूरी लगाया करूंगा।
आधे घंटे तक अटेंडेंस, बच्चों के साथ हंसी मजाक, यार तुम नहीं आ रहे, यार ये बच्चा बड़े अच्छे से नहीं आ रहा है, यार इसको कॉल करो, बैठे कॉल कर रहे हैं बच्चे को, यार तुम आ नहीं रहे, तुम्हारी अटेंडेंस शॉर्ट हो रही है, अच्छा चलो तुम्हारी प्रॉक्सी लगा देते हैं। अब शुगल मोगल में सेशन तो पूरा गुजर जाना है, मेरी परफॉर्मेंस भी अच्छी नजर आ जानी है, लेकिन अल्टीमेटली क्या इदारे को फायदा हुआ लॉन्ग रन में या नुकसान हुआ? नुकसान। इसका मतलब है कि कभी कभी बेंचमार्क सेट करते हुए आपसे कुछ गलती हो जाती है और आप अपने कुछ कीमती रिसोर्सेज लूज कर देते हैं, और मतलब फिर वो रिसोर्स आया, वो रिसोर्स तो पानी की तरह बह रहा है, वो कहीं ना कहीं अपने ही इदारे में किसी और जगह जहां सिस्टम फॉलो नहीं होता वो वहां आ जाएगा। जहां वो कुर्ता शलवार पहन के अगर पढ़ा रहा है तो कोई बहुत ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, दूसरे कैंपस में तो ये जंग भी होती थी। तो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर आपको समझ आए, उसके बाद क्या करना है, हर सक्सेस फैक्टर का एक बेंचमार्क सेट करना है और फिर उसको अचीव करने की कोशिश करनी है। अब जब देखना है कि वी आर परफॉर्मिंग बेटर देन कंपेटिटर, तो मुकाबला होगा केपीआईज में, सीएसएफ में नहीं होगा मुकाबला। सीएसएफ क्या था? वो तो वो फैक्टर थे जहां आपने एक्सेल करना था, आप आए उन फैक्टर्स में और आपने काम करना शुरू किया। अब आप कहां कहां तक पहुंचे, और आप अपने टारगेट से नीचे हैं या अपने टारगेट से ऊपर है? अब अंग्रेजी पढ़ लेते हैं, अंग्रेजी आप लोगों के लिए। एक भाई बहुत ही दुखी हुए हैं सर, बहुत ही थैंकलेस लोग थे वो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सिस्टम जो है वो अपने हिसाब से चल रहा होता है। और अगेन वही बात है कि मैंने आपको कहा, अच्छा बिजनेसमैन कौन है? जो अपनी अपनी जाती कंपिटेंस डेवलप करे, ना कि रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है। तो ठीक है, उनकी अलग अप्रोच थी, वो अपने तरीके से डेवलप कर रहे थे, इनकी अलग अप्रोच है, ये रिसोर्सेज के बेस पे चल रहे हैं, वो जो है वो सिस्टम बेस पे चल रहा है। तो ठीक है, एक इदारे में दो अलग अलग मॉडल होना सही है, लेकिन फिर जिसको जो सूट करता है वहां पे रहे ना, वो फिर दूसरी तरफ क्यों जाए? जी, यहाँ से आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर नॉर्मली क्वांटिटेटिव होते हैं, लेकिन कभी कभी क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं। कुछ चीजों को ना क्वांटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो वहां क्वालिटेटिव हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम इनको कोशिश करते हैं कि नंबर्स में लेके आए, क्योंकि नंबर्स के साथ ना अपने आप को मैच करना आसान है। किसी को अगर हम बताएंगे ना कि भाई तुमने यहां तक पहुंचना है, फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस का हमने अगले साल बहुत अच्छी सेल्स करनी है, ये क्वांटिफिकेशन नहीं है। अब आपने अपनी टीम को समझाना है कि कितनी सेल करनी है, तो आपने कहना है कि जी 800 मिलियन की सेल होगी तो हम उसको अच्छी सेल करेंगे, तो क्वांटिफिकेशन मिल जाती है आपको केपीआई। सर अब तो सारे कॉलेजेस का 80% रिजल्ट आ रहा है, लेकिन आईकेप का 30% है, पता नहीं ये कैसे हो रहा है। चलें जी, ये बड़ी मजे की बात इन्होंने की। इसका मतलब है जो बच्चे क्लासें नहीं ले रहे वो रिजल्ट खराब कर रहे होंगे, वो 0% पे होंगे, जो ले रहे हैं वो 80% पे होंगे, जब इनकी वेटेड एवरेज निकालते होंगे तो वो 30% पे आ जाती है। CSF are the factors that are critical to success of an organization and achievement of overall objectives. खुदा ना खास्ता ये लाइन परेशान तो नहीं कर रही। They've been defined as those component of strategy in which the organization must excel. वो कौन सी एरियाज हैं आपकी स्ट्रेटेजी के जहां आपको लाजमी एक्सेल करना है? एक्सेल मतलब एक्सेलेंट से निकला, एक्सेल एक्सेल का मतलब है आपने अच्छा परफॉर्म करना है, जहां आपने बाहर निकलना है, जहां आपने बहुत ज्यादा बेहतर करना है। जॉनसन एंड स्कॉल्स, ये इन लोगों ने ये कोटेशन दी। तो कोई बात नहीं, कभी कभी क्या होता है कि स्टडीज आपको कुछ बताते बताते एक ऑथर का नाम बता देते हैं कि ये भाई साहब ने कुछ कहा था, आप सुन के मुस्कुरा देते हैं। जरूरी नहीं कि आप इन साहब के नाम के साथ याद रखें कि इन्होंने बड़ी कमाल कोटेशन दी थी, और इवन पेपर में कोटेशन लिखना भी जरूरी नहीं होता। किताब वजन ऐड करने के लिए ना अपनी बात में कभी एकदम से कोटेशन डाल देती है, तो आप उसको पढ़ के मुस्कुरा दिया करें। अगर कोई मॉडल आए तो वो आपने देखना है। They are feature of product or service that will have main influence on buying decision. Buying decision पे major impact होगा इन factors का। कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस का CSF जो है, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, वो कस्टमर की नीड से मैच करना चाहिए। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर की नीड है, उसने पेपर पास करना है, कस्टमर की नीड है उसको अच्छी पढ़ाई चाहिए, कस्टमर की नीड ये शायद नहीं है कि उसको अटेंडेंस चाहिए। तो जो बिजनेस उसकी नीड को नहीं समझेगा और अपने हिसाब से तय कर रहा होगा, तो फिर क्या होगा, वो बहुत ज्यादा एनर्जीज अपने इंटरनल मैनेजमेंट पे लगा रहा होगा, रादर देन कि वो देखे कि नीड क्या थी। तो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर समझ आया? एक स्टेप आगे चलते हैं। CSF और KPI का आपस में लिंक उन्होंने बताने की कोशिश की। CSF शुड बी आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ असेसिंग स्ट्रेटेजिक पोजीशन। जब आप देख रहे हैं कि आपकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन कैसी है, तो उस वक्त आपको आइडेंटिफाई करने चाहिए कि आपके CSF
क्या है, जब मैंने तय करना है ना मैंने कैसे गेम खेलनी है, तो गेम में बाद में खेलूंगा, पहले मैं देखूं कि मेरे बिजनेस में चाहिए किस जगह गेम खेलना, व्हाट आर द सक्सेस फैक्टर जो मेरे बिजनेस को चाहिए। नीड टू अंडरस्टैंड द मेन रीजन व्हाई पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज आर सक्सेसफुल। आपने नोट किया एक ही बात बार बार रिपीट हो रही है, इसका मतलब है आपके लिए लाइंस याद करना जरूरी नहीं है, अगर आप 2 लाइनों में भी ये सारी कहानी बता दें तो इतना बहुत है। तो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं विच आर नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन ताकि वो अच्छा ग्रो कर सके, वो कंपटीशन में अच्छी जा सके। CSF आर इंपॉर्टेंट इन प्रोसेस ऑफ मेकिंग स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। जब आपने चॉइसेस करनी है, मैं उस तरफ जाऊं उस तरफ जाऊं उस तरफ जाऊं, तो आपने देखना है कि आपके सक्सेस फैक्टर्स क्या है, ताकि आप बेहतर तरीके से चूज कर सकें कि अब आपको क्या करना चाहिए। मुझे प्राइस बढ़ानी चाहिए या नहीं, मुझे क्वालिटी बढ़ानी चाहिए या नहीं, मुझे डिफरेंशिएशन देनी चाहिए या नहीं, व्हाट आर द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। अगर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर ये है कि बच्चे का अच्छा रिजल्ट आए, तो मुझे अपने नंबर ऑफ ट्रिप्स बढ़ाने की जरूरत नहीं है कि कॉलेज के तफरीही ट्रिप जो है वो अलग अलग जगह जा रहे हैं और मैं कहूँ लो जी हमने तो बड़ा तूफानी परफॉर्म किया। नहीं, मुझे ये देखना है कि इस वक्त क्या चीज है मेरे लिए ज्यादा जरूरी। CSF आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन। जब आप स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं तो उस वक्त भी आपको जानना जरूरी है कि आपके CSF क्या है, ताकि आप उनके लिए टारगेट सेट करें। यानी जब आपने सोचना है कि मुझे कहाँ परफॉर्म करना है तो भी CSF इंपॉर्टेंट है, और जब भी चेक करने के मैंने अच्छा परफॉर्म किया या नहीं किया तो भी उन्हीं CSF के सामने लिखे हुए KPI, याद है KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, तो मैयर टारगेट फॉर CSF के वो टारगेट जो जिससे उसकी मैयरमेंट होती है वो क्या कहलाते हैं, KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। क्या ये गुफ्तगू सारी समझ आ रही है? इससे आगे एक डिस्कशन है जिसमें जॉनसन स्कॉल्स ने 6 स्टेप्स में बताया है कि आप CSF के साथ क्या करते हैं। अगर आप ये कहेंगे कि ये कल करते हैं तो फिर मैं आपको एक छोटी स्लाइड दिखाऊंगा। अब आपके पास स्ट्रेटेजिक चॉइस है, एक चॉइस ये है कि जो टॉपिक चल रहा है उसमें ये 5 स्टेप्स पढ़ लें, और एक ये है कि कंपिटेंस के अंदर एक आध वर्ड थोड़ा सा ऐसा है जो भी आपको दिखाने वाला है, जैसे डायनेमिक कंपिटेंस या कैपेबिलिटी वगैरह, वो छोटा टॉपिक है, एनालिसिस करना, यही करवा लेंगे। उन्होंने कहा जो चल रहा है, नहीं इसमें आज मैं बेंच मार्किंग नहीं लेके आऊंगा, स्टेप्स की बात करते हैं। चलें जी, हमने डेमोक्रेसी की और आवाम जो है, सर छोटा वाला पढ़ाते हैं, सर्कल बस नहीं सर। अच्छा ये एक ही, ये 2 स्टूडेंट है उन्हीं के मल्टीपल रिस्पॉन्सेज है सर, ये वाला, ये वाला ठीक है भाई, ये वाला शायद उसने अपनी किताब खोल के देखो, छोटा टॉपिक नजर आया और लिख दिया सर ये वाला, तो खैर मेरे सामने ये वाला टॉपिक करना क्या, खैर ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, जितनी बात हमने अभी की है ना उसको साइंसी जुबान में पेश किया ना। जॉनसन एंड स्कॉल्स, पता है स्लाइडों पे आपको लग रहा होता है ज्यादा हो रहा है, आपकी किताब पे वो आधा सफा भी नहीं होता। जॉनसन स्कॉल्स ने CSF की अप्रोच बताई है। पहला स्टेप क्या है, आप डिफाइन करें व्हाट आर द सक्सेस फैक्टर दैट आर क्रिटिकल फॉर प्रॉफिटेबिलिटी। खुदा ना खाते ये बात मुश्किल तो नहीं लगी, यही तो बात करते आ रहे हैं हम अभी इतनी देर से। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। These might include low selling price and also aspect of service and quality such as prompt delivery after receipt of order, low level of sales return। वो कह रहे हैं पहले डिफाइन करें कि सक्सेस फैक्टर क्या है, अच्छी सेल्स, कम सेल्स रिटर्न, अच्छी आफ्टर सेल सर्विस, अच्छी क्वालिटी, कम प्राइस, क्या है फैक्टर, क्या है सक्सेस का, क्या फैक्टर है, पहले डिफाइन करें आपके सक्सेस के फैक्टर्स क्या है। फिर क्या करें, आइडेंटिफाई व्हाट इज नेसेसरी, वो क्रिटिकल कंपिटेंसीज क्या है इन ऑर्डर टू अचीव अ सुपीरियर परफॉर्मेंस इन क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। अब ये पता लगे ये सक्सेस फैक्टर है, अब देखें कि वो क्या कंपिटेंसीज हैं जो इस फैक्टर को अचीव करने के लिए मुझे चाहिए। तो आपने डिफाइन कर लिया कि हाँ जी ये मेरे क्रिटिकल कंपिटेंसीज हैं, और अकॉर्डिंगली फिर आप उन रिसोर्सेज की तरफ जाएंगे जिनसे आपको वो वाली कंपिटेंसीज मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल इफ CSF इज लो सेल प्राइस, आप कहते हैं आपका सक्सेस फैक्टर है कम पैसे, तो क्रिटिकल कंपिटेंसीज क्या होगी कि आपको अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करना होगा। फिर आपको पता है कि सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, कीमत कम करनी पड़ेगी। तो कीमत कम करने के लिए मुझे किस पे ध्यान देना है, अपनी कॉस्ट पे। अगर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है लो लेवल ऑफ सेल्स रिटर्न, आप कहते हैं मेरी सेल रिटर्न कम हुआ करें, तो फिर क्रिटिकल कंपिटेंसी होगी कि आप तकरीबन 0 डिफेक्ट पे पहुंच जाएं। जितना आपकी प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी की होगी उतने ही आपके रिटर्न, सेल रिटर्न जो है वो कम हो जाएंगे। तो पहले देखा कि फैक्टर क्या है, फिर देखा उस फैक्टर को अचीव करने के लिए मुझे क्या करना है, फिर
एक लेवल डिफाइन कर लें कि जी हाँ मुझे इस लेवल पे एफर्ट करनी है ताकि मैं अपने इस सीएसएफ में ग्रो कर सकूं। मुझे कम से कम इतना ताकत इस्तेमाल करनी है, कम से कम मुझे ये कॉम्पिटेंसीज इस क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर के लिए ये कॉम्पिटेंसीज मेरे पास होनी चाहिए। और फिर क्या करें, उन सारी कॉम्पिटेंस के केपीआईज बना लें। तो बड़े चालाक है, कहानी वही बताई है, बस हमने सीएसएफ से केपीआई तक सफर किया था, ये बीच में ले आए कॉम्पिटेंस। क्या आप क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर देखें कौन सा है, उसके लिए आपको क्या कॉम्पिटेंस चाहिए, कॉम्पिटेंस क्या चाहिए, हमारे पास अच्छे टीचर्स होने चाहिए। और उसका फिर केपीआई क्या है, कम से कम 2 अच्छे टीचर होने चाहिए, कम से कम इतने अच्छे टीचर होने चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो इन्होंने बस बीच में कॉम्पिटेंस की एक वैरायटी करा के और अपनी एक थ्योरी निकाल दी। गिव एम्फेसिस टू डेवलपिंग क्रिटिकल कॉम्पिटेंसीज फॉर ईच एस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस। हर परफॉर्मेंस का जो एस्पेक्ट है, हर एरिया, उसमें कोशिश करें कि आप अच्छी कॉम्पिटेंसीज डेवलप करें, मेहनत करें, कोशिश करें, प्रोसेस डेवलप करें। अगर कामयाबी अच्छे टेस्टों में है, अच्छे टीचर में है, फलाना में है, तो हर तरफ काम करें, टेस्टों पे भी काम करें, अच्छे टीचर्स पे भी काम करें, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम करें, बच्चों की रेगुलरिटी पे भी काम करें। इन सारी चीजों पे फिर हमें काम करना होगा। मॉनिटर करें आप अपनी अचीवमेंट अपने टारगेट केपीआईज के साथ। ये भाई साहब थोड़े से आप अपनी अचीवमेंट और टारगेट केपीआईज को देखें और मॉनिटर करें कि आपके कंपेटिटर्स कहां पे हैं। आपने केपीआई सेट कर लिए, अब आप कहें कि केपीआई था 80%, मैं हूं 92% पे। अच्छा, कंपेटिटर कहां है 95% पे, ओहो मेरा 92 फार है। आपने सेट किया 80%, आप हैं 92% पे, कंपेटिटर है 70% पे, यस आप मार्केट लीड करने की पोजीशन में। तो टेक्निकली वही बातें, सिर्फ उन्होंने अपने अल्फाज में उसको पेचीदा तरीके से पेश किया। स्टेप 3 क्या है, आपने वो क्रिटिकल कंपिटेंस डेवलप करनी है। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि सक्सेस फैक्टर अच्छे रिजल्ट। अच्छा रिजल्ट कैसे आएगा, जब कॉलेज अच्छी एफर्ट करेगा, पूरे प्रोसेस को इंप्रूव करेगा। तो अच्छा रिजल्ट है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। और क्रिटिकल कंपिटेंस क्या है, अच्छी मेहनत उस बच्चे पे की जाए, अच्छे टीचर्स के थ्रू, अच्छे सिस्टम के थ्रू। अब इसको आप डेवलप करेंगे, आप आहिस्ता आहिस्ता अपने सिस्टम पे काम करेंगे, आप टीचर्स पे काम करेंगे, आप इसको बेहतर करेंगे। और कितना बेहतर करेंगे, कहां तक लेके जाना है, उसका कोई बेंचमार्क भी तो सेट करना है। वो बेंचमार्क क्या है, केपीआई। तो आप अपनी उस क्रिटिकल कंपिटेंस को डेवलप करते करते ले जाएं अपने केपीआई तक। अगर केपीआई अचीव हो गया तो इसका मतलब है आपने अपनी स्ट्रेटेजी को सही से इंप्लीमेंट कर। जी, स्टेप 6 क्या कर रहा है, आप मॉनिटर करें। यानी देखें, मेरी कंपनी को 6 क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स में अपने टारगेट अचीव करने हैं और हर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर के कुछ केपीआईज हैं। और मैंने कहा भाई हमने वो अचीव करना है, ये कह दिया और कमरे में जाके सिगरेट लगा ली और सुकून से बैठा रहा। क्या इतना काफी एंटरप्रेन्योर के लिए? नहीं। उसने अपनी टीम को बताया कि सक्सेस के लिए क्या चाहिए, तो अपनी टीम को टारगेट्स दिए हैं। अब क्या करे, मॉनिटर करे कि क्या आपके लोग आपके वो टारगेट्स पूरे कर पा रहे हैं। और अगर कर पा रहे हैं तो आपकी मार्केट स्टैंडिंग क्या है, आप और आपके कंपेटिटर्स उसमें कितना फर्क है। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ अच्छा टारगेट दे के खामोश हो जाना काफी नहीं है। तो इसका मतलब पहले सीएसएफ डिफाइन करें, फिर डिफाइन करें उसके लिए कंपेटेंस क्या चाहिए, फिर उस कंपेटेंस में मेहनत करके उसके खास लेवल तक लेके जाएं, केपीआई को अपने अचीव करें। उसके बाद मतलब उस केपीआई के अंदर अपनी क्रिटिकल कंपेटेंस को इस लेवल पे लेके जाएं कि आप मार्केट में आगे से आगे चले जाएं। एंड साथ साथ मॉनिटरिंग करते रहें कि आप अपने केपीआईज को सही से मीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। व्हाट आर द एरिया जहां गाइडेंस की जरूरत है, व्हाट आर द एरिया जहां अपने कंपेटिटर से पीछे हैं। तो मॉनिटरिंग का मतलब है कि हर वक्त देखते रहें कि जो प्लान किया था क्या वो इम्प्लीमेंट सही से हुआ है या नहीं हुआ। जी ठीक है, एग्जैक्टली। अब एक नई कार कंपनी अगर मार्केट में आएगी तो वो देखेगी कि मुझे सक्सेस के लिए क्या चाहिए। तो फिर वो देखेगी वो सक्सेस तक पहुंचने के लिए मुझे अपने अंदर क्या मेहनत करनी होगी। फिर देखेगा उस सक्सेस के टारगेट्स क्या हैं। और साथ साथ उनके जो बड़े हैं वो देख रहे होंगे कि क्या हम लोग अपने इस प्रोसेस को सही लेके चल रहे हैं, क्या हम उस टारगेट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, पहुंच गए हैं तो क्या करना है, नहीं पहुंचे तो क्या करना है। तो देयर मस्ट बी अ मॉनिटरिंग सिस्टम विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो हर वक्त देखता रहे कि आपने अपने टारगेट्स मीट किए या नहीं किए। जी
जी, असल में हमने केपीआई अचीव करना है कंपेटेंस के थ्रू। तो कंपेटेंस ये नया वेरिएबल बीच में लेके आए। उन्होंने कहा कि क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर में मेहनत करने के लिए आपको जो स्किल चाहिए वो कंपेटेंस है, और उस कंपेटेंस से पहुंचना कहां तक है? केपीआई तक। तो सीएसएफ स्टार्टिंग पॉइंट है और सीएसएफ से आप केपीआई तक का सफर कर रहे हैं। डन। तो अब आपने जो नहीं पढ़ना वो बेंचमार्किंग है, और उधर से जो कंपेटेंस वाली साइड है उसमें जो नीचे की वो बातें डिस्कस हुई हुई हैं वो नहीं पढ़नी। अच्छा, याद रहे हम कल नॉर्मल सेट के काम कर रहे हैं। नॉर्मली हम फ्राइडे को क्लास नहीं करते, लेकिन चूंकि इस वीक में हमारा पीछे एक दिन वो हुआ है, तो कल फिर हम इंशाल्लाह ताला क्लास कर रहे हैं, ताकि सैटरडे पे आपके टीचर को खुल के वो बड़ी वाली क्लास करने का मौका मिल जाए, और कल जो है वो हमें मौका मिल जाए। तो कल 12 से 1, और अगर मेरी किसी और क्लास में मसला हुआ तो हो सकता है 12:45, लेकिन 12 बजे कम से कम स्टार्टिंग टाइम हमारा इंशाल्लाह होगा। और प्रजवात साहब को आपने लेक्चर के स्टार्ट में बता देना है कि वो जी आदि साहब जज्बाती हो गए थे और उन्होंने कहा था कि फ्राइडे को क्लास है। ऐसा ना हो कि वो प्लान करके बैठे हुए हों को 1.5 घंटे का कोई जुल्म। जी जी, ये उस तरह का मॉडल नहीं है।